नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रुचिधर्मन पाठशाला में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रुचिधर्मन पाठशाला के माध्यम से जो आंसर राइटिंग की पहल चालू की गई थी, उसमें आज हमारा दूसरे टेस्ट पर डिस्कशन है। ये दूसरे टेस्ट के टॉपिक हैं बच्चों, शब्द, भाषा और शब्द युग्म। जैसा कि मैंने 3 टॉपिक बोला, शब्द, भाषा और शब्द युग्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हमारे सिलेबस में कहाँ पर आता है, तो आपने देखा होगा सिलेबस के एक पॉइंट पे लिखा हुआ है कि हम आपसे यहाँ पर पूछेंगे प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां। अगर आपको ये नहीं पता सिलेबस में कहाँ लिखा हुआ है, तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, सिलेबस लेकर आइए और उसको देखिए। वहां लिखा है पारिभाषिक शब्दावलियां, इसके अलावा लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे शब्द वहां पर लिखे नहीं हैं। उसमें से आधे लिखे हैं, लेकिन अगर आपने विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर का अपना रुचिधर्मन पाठशाला का वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने ये देखा था कि इनसे प्रश्न आते हैं जो इस प्रारंभिक व्याकरण के शब्द टॉपिक के अंदर नहीं दिए गए हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन पेपर मैंने आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दिया था और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने, जैसे कि पहले वीडियो पर आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, वैसे इस पे भी पूरे घर पे बैठकर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगेन बहुत ज्यादा हर्ष की बात है कि यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें इंप्रूवमेंट है। कुछ बच्चे यहाँ पर मुझसे जो क्वेश्चन चेक करवा रहे हैं, उनमें लास्ट वाला जो आपने इंप्लीमेंटेशन किया वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चन दिए थे इन टॉपिक पे बेस्ड और उनके आंसर को कैसा लिखा जा सकता है। तो चलिए देखें। सब पहला क्वेश्चन था, शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है। अगर आपने देखा होगा बच्चों, तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्द और युग्म मतलब जोड़ा। शब्दों का जोड़ा ही जो होता है वो शब्द युग्म कहलाता है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप चाहें तो एक लाइन में लिख दीजिए, शब्द युग्म का मतलब क्या है, शब्दों का जोड़ा। ठीक है, क्या कहलाता है, शब्द युग्म कहलाता है। शब्दों का जोड़ा शब्द युग्म कहलाता है। या पुछल्ले अगर नहीं लिखना है तो उसको वहीं पर एंड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लिख दीजिए कि ये जो शब्द युग्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपने देखे होंगे तो पूरी हिंदी में जो हमने शब्दों को पढ़ा है बच्चों, तो वो शब्दों के जोड़े को आपने देखा होगा कि ये कहां कहां पर आते हैं। तो पहला जोड़ा होता है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म। समुच्चारित भिन्नार्थक, लिखने का पैटर्न याद होगा। अब यहां पर आधे से ज्यादा बच्चों ने कल जो मैंने टेलीग्राम पे कॉपी चेक करी या आपने पर्सनल लेवल पर जो कॉपी चेक करवाई, उसमें आपने देखा आप लोग समुच्चारित भिन्नार्थक को ही शब्द युग्म समझ रहे हैं और उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, जबकि यहां पर समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म का एक प्रकार है। और ज्यादातर जगह पे शब्द युग्म को समुच्चारित भिन्नार्थक जैसे ही लिया जाता है बच्चों। लेकिन समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो, देखिए इसको तोड़ो तो, जिनका उच्चारण कैसा हो, लगभग समान हो, लेकिन इनके अर्थ क्या हो, भिन्न हो, उन्हें कहा जाता है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि इसका जोड़ा बन गया क्या, एक हो गया परीक्षा, दूसरा हो गया परीक्षा। लगभग सेम उच्चारण लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग, इन्हें कहा जाता है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। परीक्षा मतलब होता है इम्तिहान और परीक्षा मतलब होता है कीचड़, है ना, सही बात। अगला, विलोमार्थ शब्द युग्म, शब्दों के जोड़े, आपने ये जाना भी होगा, ये एक प्रकार है बच्चों शब्द का। इसमें शब्द का जोड़ा योजक चिन्ह के माध्यम से कैसे आता है, 2 विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो यहां पर विलोमार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे इन सब से आप परिचित हैं, रात दिन एक प्रकार का क्या है, शब्द का जोड़ा। अगला आता है प्रकार सूक्ष्मार्थ या गुणार्थ, सूक्ष्मार्थ या फिर गुणार्थ। इसको कैसे लिखोगे, आपने देखा होगा सूक्ष्म धन अर्थ, गुण धन अर्थ से मिलकर ये बना है। मतलब शब्दों का ऐसा जोड़ा जिसके अर्थ में बिल्कुल सूक्ष्म अंतर रहता है। कई बार एमपीएसआई या अन्य एग्जामों में पूछा जाने वाला शब्द अस्त्र और शस्त्र, कौन सा शब्द है,
अस्त्र शस्त्र एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, शब्दों के जोड़े हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, यहां पर अंतर होता है। तो अस्त्र मतलब और शस्त्र मतलब डिफरेंस अलग अलग बिल्कुल थोड़ा सा, दोनों ही यहां पर क्या होता है, रक्षा के लिए या युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं बचाव के लिए, ठीक है। लेकिन एक फेंक कर चलाया जाता है और एक हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। सपोज करिए अगर मैंने मारकर, जैसे भाला, भाला फेंक कर चलाने वाला एक हथियार है और तलवार पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार है। यही होता है अस्त्र और शस्त्र, सूक्ष्मार्थ और गूढ़ार्थ। नेक्स्ट आता है, अगर आप देखें यहां पर तो शब्द, या फिर इसको ऐसे समझे आप, समूह बोधक। सॉरी एक सेकंड रुकिए। अगला शब्द कौन सा आता है, समूह बोधक। मतलब ऐसे शब्द जो क्या होते हैं यहां पर, एक से अधिक शब्द, मतलब आपने याद करिए वो शब्द वाली क्लास जिसमें मैंने आपको सार्थक और निरर्थक शब्द बताए थे। तो इनमें से जो निरर्थक शब्द थे ये योजक चिन्ह के साथ में आते थे, जिसमें आगे एक सार्थक शब्द लिखा रहता था, उसके पीछे एक निरर्थक। उदाहरण के लिए आपने देखा चाय वाय, ये समूह में आने वाला शब्द है, लेकिन शब्द का जोड़ा तो है चाय एक और दूसरा वाय। तो चाय वाय भी क्या हो गया, यहां पर शब्द युग्म का ही एक प्रकार है, समूह बोधक शब्द युग्म का। इस प्रकार आपने देखा शब्द युग्म सिर्फ शब्दों का जोड़ा होता है, जिसे आप शब्द युग्म के रूप में जानते हैं। और ये चार प्रकार से आते हैं, समुच्चारित, भिन्नार्थक, विलोम शब्द और सूक्ष्मार्थ, गुणार्थ या फिर समूह बोधक शब्द। थी ना एक रोचक जानकारी। अब कई बार आप बुक में इसको देखते हैं तो आप ये समझते हैं कि जो शब्द युग्म है वो केवल समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, तो यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने लिख दिया तो गलत नहीं है ये, लेकिन अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, जहां जो हमारा मेन मुद्दा है, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा आंसर लिखा तो मेरा मन करा कि मैं पहले आपको इसको समझा दूं और उसके बाद इसके पैटर्न पे बात करूं, ठीक है। जैसे अब आप चाहें तो इसको कैसा लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको पूरा इरेज कर रही हूं बच्चों, अब क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा देखने में, तो आप देखिए एक ही लाइन पर इसका क्या बता दीजिए, शब्द युग्म का तात्पर्य। मतलब यहां पर आपने बोल दिया शब्दों का जोड़ा, सॉरी शब्दों का, ये शब्दों का जोड़ा क्या कहलाता है, शब्द युग्म। अब ये चार प्रकार से देखे जाएंगे, तो आप यहीं पर इसमें एरो बना लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले समुच्चारित भिन्नार्थक, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर लिख दीजिए सूक्ष्मार्थ, गुणार्थ, ठीक है, या एक कोई एक नाम लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए यहां पर विलोमार्थ, यहां पर लिख दीजिए समूह बोधक, और यहां पर उसके लिख दीजिए क्या, उदाहरण, जो अभी मैंने आपको बताया। आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपने शब्द युग्म को अर्थ के रूप में या वो क्या है वो भी बता दिया, उसके प्रकार भी बता दिए और उसके उदाहरण भी बता दिए। जैसे परीक्षा, परीक्षा, या फिर जो भी आपका मन कर रहा है ऐसे वाला, अंक, अंक आ चुका है, ठीक है, या अक्ष, अक्ष, अर्ध, अर्धे वाला जो हमने आगे के क्वेश्चन में दिया है, आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट, भाषा व बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आप मुझे बताइए आपने कैसा पैटर्न अपनाया, और इस क्वेश्चन के आंसर को देख के मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, जो बिल्कुल ईजी है अगर आपने भाषा और बोली पढ़ा होगा तो। कैसे लिखा आपने, आपको अंतर काय में करना है आपने वो बता दिया, वही पुराना पैटर्न जो मैंने आपको कल के वीडियो में सिखाया था। आपने बकायदा बॉक्स बनाया, ठीक है। यहां पर अंतर किन दो चीजों में करना है, तो आप लोगों ने यहां पर भाषा लिखा, बिल्कुल सही है, यहां पर बोली लिखा, ठीक है। और उसके बाद चाहें तो आप ये वाले कॉलम में परिभाषा के रूप में इस बात को लिख दीजिए बच्चों, ऐसा नहीं लिखना है तो उसके विस्तार के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बता दीजिए कि क्या इसका व्याकरण होता है कि नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बता दीजिए उदाहरण से क्या है ये। तो अगर आप परिभाषा लिख रहे हो तो कुछ अलग तरीके से बता दो कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम जो विस्तृत क्षेत्र में होता है यूज, तो लेकिन इतना सारा हम लिख पाएंगे क्या, तो आप बता दीजिए विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, और ये सीमित क्षेत्र में। या फिर अगर ये नहीं लिखना है तो यहां पर एक शब्द लिख दीजिए, विचार अभिव्यक्ति का क्षेत्र। एक मिनट रुकिएगा बच्चों,
क्या लिख देंगे यहां पर, विचार व्यक्त करने का डैश क्षेत्र कैसा है। तो इसका क्षेत्र कैसा है विचार अभिव्यक्ति का, विस्तृत, इसका कैसा है, सीमित। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। भाषा के उदाहरण हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये बोली के उदाहरण यहां पर मालवी, निमाणी, बघेली, बुंदेली, कोई एक या दो यहां पर आप ये लिख दीजिए। बात समझ में आई। पैटर्न बिल्कुल इजी, जो हमने पहले सीख चुका है। नहीं बन रहा है तो ये वाला पैटर्न को आप इस वे में भी लिख सकते हैं, यहां भाषा यहां बोली, तो दो अंतर आएंगे। नहीं बन रहा है साइड हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न तब अपनाना है जब आप तीन अंतर रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल हैं, अदरवाइज आप साइड हेडिंग वाइज लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की या क्वेश्चन की हम बात करें तो हमने क्या लिया था बेटा, देवनागरी लिपि के गुण लिखिए। अगर आप जाने तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, यहां से ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही हर लिपि का उद्गम माना जाता है, तो देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से निकलने वाली एक लिपि है, जो यहाँ पर हिंदी भाषा के अलावा और भी कई भाषा है, और विदेशी भाषा नेपाली की भी जो लिपि है वो यहाँ पर देवनागरी है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा। अब इसके आपको बताना है कि गुण क्या है। देवनागरी लिपि दिखती कैसी है, देखा है ना पक्का, यही तो है देवनागरी लिपि। तो बता दीजिए जल्दी से आप लोगों ने इसके गुण क्या लिखे। ठीक है, अगर आपने इसके गुण देखे होंगे तो आप इसको बकायदा साइड हेडिंग वाइज लिख दीजिए। अब इसमें कुछ अलग पैटर्न कर लीजिए। कैसा, ये जो पुराना वाला था, क्योंकि आपको 3 गुण लिखना है तो ये वाला पैटर्न रख लीजिए। कैसे कैसे लिखोगे, पहला गुण और सबसे इंपॉर्टेंट, देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक लिपि है। अच्छा बेटा एक बात बताइए, इसको वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा। आपने वर्णमाला की क्लास में पढ़ा होगा मुझसे कि आप जो स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान देखते हैं तो इनमें देखिएगा एक लाइन से उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। ठीक है, सघोष अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, उनको बोलने का क्रम या उनको लिखने का क्रम आप देखेंगे कितना सटीक और सधा हुआ है। एक एक उच्चारण स्थान यहां पर उसका बताया गया है। तो है ना कितनी मतलब बोलना चाहिए वैज्ञानिक लिपि, जहां पर इसके बोलने का तरीका और पैटर्न पे भी प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, पूरे वोकल कॉर्ड या स्वर तंत्रियों का अध्ययन करके ये लिपि यहाँ पर क्या की गई है, विकसित की गई है। यही रीजन है कि इसको वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। हर एक शब्द को बोलने के पीछे यहाँ पर इसका क्या है, एक कारण दिया हुआ है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, बोला कैसे जाता है, इस प्रकार ये लिपि कैसी हुई, वैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर, अच्छा इंग्लिश में आपने कहानी सुनी होगी साइलेंट वर्ड, लेकिन हिंदी में यहां पर कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहां पर कि यहां पर कोई मूक वर्ण की व्यवस्था नहीं है। साइलेंट वर्ड को हिंदी में कहते हैं मूक वर्ण। इस लिपि में मूक वर्ण नहीं होते। ठीक है, जैसा दिखती है वैसे ही बोली जाती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्वर के लिए या स्वरों के स्थान पर मात्राओं के प्रयोग का उपबंध किया गया है और उसके नियम बताए गए हैं। या फिर अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस भाषा में उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी बताया गया है। उच्चारण का सूक्ष्मतम भेद की अगर मैं बात करूं तो कैसा सूक्ष्मतम भेद यहां पर बोल रहा है, जैसे आधे वर्ण का भी अगर उच्चारण होता है, जैसे यही शब्द लिखा है तो कई बार आधा अक्षर आया करके हमको स्किप कर देना चाहिए, लेकिन जब ये आधा उच्चारण वर्ड आता है या कहीं बिंदी लगी रहती है तो हमने यहाँ उसके भी नियम बताए हैं कि आपको उसको उच्चारण कैसे करना है। या वर्ण विच्छेद में हमने देखा भी है कि छोटी सी बिंदी लगी है, उस बिंदी को कब ना पढ़ना है, कब माँ पढ़ना है, कब अंगा पढ़ना है, कब इया पढ़ना है, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। गॉट इट। तो आप कोई भी 3 यहां पर क्या लिख दीजिए, अंतर यहाँ मतलब सॉरी विशेषता यहां पर आप क्या कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है, कन्नौजी, अच्छा यहां पर भी दिया हुआ है, कन्नौजी बोली किस उपभाषा व अपभ्रंश से संबंधित है। ठीक है, तो अब आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया कि आप एक लाइन में लिख दीजिए
ठीक है, कि कन्नौजी बोली खालिस्तान उपभाषा व खालिस्तान अपभ्रंश से संबंधित है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक बढ़िया सा, क्योंकि आपको एक एक शब्द लिखना है, तो बढ़िया सा एक डायग्राम बना दीजिए। कैसा बना दीजिए? पहले बोला बोली, कौन सी बोली बोल रहा है? कन्नौजी। ठीक है, किस उपभाषा से संबंधित है? तो उपभाषा का नाम लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद बता दीजिए यहां पर उसका अपभ्रंश। याद करिए, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, अपभ्रंश क्या है, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो अब देखिएगा, दो प्रश्न है एक साथ है। उपभाषा मतलब याद करिए वह भाषा या ऐसी भाषा जब दो या दो से अधिक बोलियां क्या हो जाती है, मिलकर ग्रुप बना लेती है। तो याद करो वो ट्रिक, ग्रुप ऑफ बोली इज कॉल्ड उपभाषा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा, उसमें से एक उपभाषा आती है आपकी कौन सी? पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत बोली जाती है क्या? कन्नौजी। तो उपभाषा क्या हुई? पश्चिमी हिंदी। अब आपने अपभ्रंश देखा होगा, तो अपभ्रंश में भी कई सारे प्रकार देखे थे आपने, और इसमें अपभ्रंश का एक प्रकार है सौर सैनी अपभ्रंश, जो हिंदी की भी उत्पत्ति होती है इसी अपभ्रंश से। सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, और अपनी बोली कौन सी थी? कन्नौजी। तो देखा आपने यहां पर एक और रिप्रेजेंटेशन कि यहां पर ये बॉक्स फॉर्म में जा सकता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर एक तो ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप सीधा सीधा लिख दो, ठीक है, कि ये इस उपभाषा की, इस बोली की, इस मतलब ये अपभ्रंश है। या फिर दूसरा अच्छा लगता है एक एक वर्ड लिखा है लेकिन वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। तो एक पैटर्न ये हो गया, दूसरा पैटर्न ये हो गया, तो आपका आंसर शीट थोड़ी रोचक अच्छी लगने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ले तो बोला है विलोम शब्द के प्रकार बताइए। डायरेक्ट प्रश्न हिट किया है कि विलोम शब्द के प्रकार बताइए। यदि आप विलोम शब्द के बहुत सारे प्रकार जानते हैं तो डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। नहीं जानते तो अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले एक लाइन में बता दो विलोम शब्द क्या होते हैं और उदाहरण लिख दो, काम खत्म। क्योंकि कल बच्चों ने पूछा मैम विलोम शब्द के तो हमने प्रकार नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने इसके प्रकार पढ़े होंगे। विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम। इतना पढ़ा आपने, लेकिन मैंने और भी बताया है आप लोगों को विलोम शब्द की, जब आप किसी विलोम शब्द की रचना करते हो या जब हम उनको बना रहे थे तो उसको अगेन दो प्रकार से देखा जाता है। एक जो स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द बने हैं, मतलब ये है तो इसका अपोजिट यही होगा। दूसरे विलोम शब्द ये होते हैं कि जिनको आप कुछ उपसर्ग को जोड़कर बनाते हैं। तो दूसरा प्रकार इसका क्या हो गया? उपसर्ग से बने विलोम शब्द। तो दो टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विलोम शब्द के प्रकारों को। कैसे? यहां पर लिख दिया प्रकार। बताइए मत आपकी विलोम शब्द क्या होता है, और अगर बताना भी चाहते हो तो यहीं पर नीचे पे लिख देना विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द या विपरीत अर्थ, ऐसा। अब किस दो प्रकार से? तो अगर आप मूलतः देखोगे तो यहां पर दो सेक्शन लिख दीजिएगा, पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम। ठीक है, और इसका एक एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दूसरा हो जाता है इनको बनाने की प्रक्रिया के आधार पर। तो वो दो प्रकार से बनते हैं। कैसे? स्वतंत्र विलोम शब्द। स्वतंत्र मतलब जो किसी प्रक्रिया से नहीं बने, मतलब आपने शब्द बोल दिया कि ये रात है तो इसका जस्ट विलोम क्या होगा? दिन होगा। ठीक है, लेकिन कुछ विलोम शब्द को हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उपसर्ग की मदद से। ठीक है, ये मैंने थोड़ा नीचे ला दिया, आपका ये इसी चीज में आ जाएगी क्योंकि मैंने पेन थोड़ा सा डार्क रखा है बच्चों, तो ये स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को ज्यादा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने बोला था विजिबिलिटी मैम थोड़ा क्लियर नहीं है, तो अभी क्या विजिबिलिटी क्लियर है? जैसा कि मैंने कैमरा में चेक किया हुआ है, विजिबिलिटी मुझे क्लियर लग रही है। दोनों तीनों तरफ मैं चेक कर रही हूँ, विजिबिलिटी मुझे क्लियर है। ठीक है, तो आप मुझे एक बारी और बता दीजिएगा, विजिबिलिटी अगर क्लियर नहीं है तो मैं स्पेस को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, लेकिन कॉपी में आपको अगेन याद रखिएगा इतना ही स्पेस मिलता है। लेकिन आई थिंक आज विजिबिलिटी क्लियर है, एक बारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और। ठीक है, अब स्वतंत्र विलोम आपको समझ में आया।
अब उपसर्ग के माध्यम से कैसा बना है, जैसे मेरे पास शब्द लिखा है धर्म, इसमें उपसर्ग जोड़ दीजिए अ, तो बन गया क्या, अधर्म। तो आपने देखा ये क्या हुआ, उपसर्ग की मदद से ये विलोम बनाएगा। एक और प्रकार होता है इसका, लिंग के आधार पर विलोम प्रकार। ठीक है, तो लिंग में मतलब जैसे अगर यहां पर स्त्रीलिंग है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो आपने देखा होगा विलोम शब्द के यहां पर इतने प्रकार हैं और ये तीनों प्रकार इन दोनों के अंदर भी आ जाते हैं। तो यदि आपके पास स्पेस कम है तो आप केवल पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम दो टाइप से उसको बांट दीजिए। अगर स्पेस है रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो। अगर ये वाला डायग्राम ऐसा नहीं बनाना है तो आप कैसा बना सकते हो बच्चों, इसको उठा के मतलब प्रकार ऐसे ऊपर लिख दो, यहां पर लिख दो। मतलब मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे बताऊं, मिटाऊं मैं इसको, आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक और रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन इसका, जैसे इसमें स्पेस ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा देख सकते हैं, और जैसा एक और रिप्रेजेंटेशन। कल बच्चों का कहना ये था कि मैम एक बारी और ब्लैंक शीट पे आप हमको बता दीजिएगा सो दैट हम नंबर ऑफ पैटर्न्स जो 3 मार्कर के हो सकते हैं वो जान लें, इसलिए अगेन हमने आज ब्लैंक पेपर लिया है। अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी है, उसमें हम टाइप फॉर्म में या अलग अलग लाइव फॉर्म में, जैसे भी फॉर्म में आपकी क्लासेस है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने क्या बोला, प्रकार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 ऐसा, और यहां पर अलग प्रकार से बता दिया पूर्ण और अपूर्ण करके, पूर्ण अपूर्ण, और एक एक लाइन में वहां पर इसका उदाहरण दे दिया। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से बता दिया स्वतंत्र, उपसर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर। अब आपके पास स्पेस देखो ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा रिप्रेजेंटेशन आपको सही लगता है वहां पर 2 सेकंड सोच लें और करें। ठीक है, क्योंकि हिंदी में हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है, सोचा जा सकता है हर प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले 1 से 2 सेकंड या आधा सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रश्न दिया है रामचरितमानस, ओपन क्वेश्चन है कि ये रामचरितमानस है क्या, क्या है क्या नहीं, तो आप इसको ओपन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं रामचरितमानस की, तो जब कभी भी किसी भी ग्रंथ, उपन्यास, काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले अगर आप बता पाओ कि इसकी रचना किसने करी थी या ये क्या है या इसकी रचना कब हुई थी, तो वहीं से स्टार्ट करिए। लेकिन कई बार आपको ऐसा होता है कि ये चीज आपको नहीं बन रही है कि उसके रचनाकार क्या है, कौन है, तो आप उसके फर्स्ट टॉपिक में यही बता दीजिए कि वो काय से संबंधित रचना है। लेकिन आई थिंक रामचरितमानस की रचना किसने करी है आपको पता होगा, तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। कब करी, तो 16वीं सदी में इन्होंने रचना करी। तो आप यहां पर बता दीजिए बढ़िया से डायग्राम बनाकर कि रामचरितमानस रचनाकार कौन होगा इनके, तुलसीदास जी। कब करी, 16वीं सदी में। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी भाषा कौन सी है, अवधी, और डिटेल करना चाहें तो बेसबाड़ी अवधी, लेकिन आप सिंपल लिख दीजिए इसकी भाषा क्या है, अवधी। इसका मुख्य पात्र कौन है, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। ठीक है, और अन्य पात्र बता देना है आपको जितने याद आ जाए वहां पर। ठीक है, लक्ष्मण जी, सीता जी, और ये भी, या सहायक पात्र या जो भी पात्र आपको लिखना है। अगर आप बता दो कि इसमें काय का वर्णन है तो ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि अगर आपको उस टाइम पे जो बात याद आ जाए, अब यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया मेरे पास, नहीं तो आप थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं एक लाइन में कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं, राम जी के जीवन के चरित्र का कोई भी एक दृष्टांत या वृत्तांत लेकर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कहता है वाचक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो हमने यहां पर देखा था वाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखें तो हमने इसको 2 टाइप से देखा था, कैसे, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द या अर्थ शक्ति के आधार पर शब्द। 3 टाइप के कौन कौन से शब्द, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। तो उसमें से एक आ रहा है वाचक शब्द। तो ये वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, सीधा अर्थ क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, सीधा अर्थ
प्रदान करने वाले शब्द अब देखिए मत लिखिए वहां पर कि उससे वाचक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो यह अभिधा शब्द शक्ति का गुण प्रदर्शित करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति मतलब ऐसी शब्द शक्ति जो घुमा फिरा के बात नहीं करती, डायरेक्ट जो है वो बात कहती है, अभिधा शब्द शक्ति। अगर उदाहरण से देखें तो एक उदाहरण बता दीजिए कैसे वाचक शब्द का, तो आपने बोल दिया शेर जंगल में रहता है। कोई घुमा फिरा के बात करी क्या इस वाक्य में? नहीं। यहां शेर जंगल में रहता है, इसका सीधा मतलब है कि शेर का निवास स्थान क्या है? जंगल। गॉट इट? तो ये था हमारा वाचक शब्द। लक्षक शब्द क्या होते हैं? जो लक्षण के आधार पर अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने बोला सीता तो गाय है। गाय का मतलब ये नहीं है कि उसके 4 पैर, ठीक है, 2 सींग, 1 पूंछ है सीता की। उसका मतलब क्या है? गाय का जो लक्षण है वो सीता में दिखाई देता है। तो यहां पर जो गाय शब्द हुआ वो क्या हो गया? लक्षक शब्द। और ऐसे शब्द जो लक्षण के आधार पर अर्थ प्रदान करते हैं उसमें शब्द शक्ति होती है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा होता है इसी में व्यंजक शब्द, जो ना सीधा अर्थ देते हैं और ना ही लक्षण के आधार पर देते हैं, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बोला तुम तो बड़े गुरु निकले, तो यहां गुरु का तात्पर्य यह है क्या कि वो आपको पढ़ा रहा है? डायरेक्ट सीधा अर्थ नहीं। लक्षण है क्या गुरु का? नहीं, बल्कि गुरु का तात्पर्य चंट, चालाक, होशियार, शाणा, ये निकला। ठीक है, तो हमने क्विकली देख भी लिया कि वाचक शब्द, व्यंजक शब्द और लक्षक शब्द होते क्या है और उनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा प्रश्न है, सर्वनाम के प्रकार लिखिए। अब इस प्रश्न में कोई भी कलाकारी नहीं करिएगा, सिंपल लिखा है, प्रकार लिखना है, तो आप बस ऐसे करके लिख दीजिए 1 2 3 प्रकार यहां, 4 5 6 3 प्रकार यहां। कैसे लिख देंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, पूरा पूरा लिखिएगा आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद ही होंगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है क्रिया को परिभाषित कीजिए। डायरेक्ट पूछा क्रिया की परिभाषा, तो इसको कैसे लिखोगे? सिंपल लिख दीजिए डायरेक्ट परिभाषा कि वे, अच्छा मुझे जल्दी से बताएं कमेंट करके, 1 सेकंड का पॉज दे रही हूं। क्रिया विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द? वेरी वेरी गुड, जिन बच्चों ने बैठे बैठे आंसर बोला। क्रिया एक प्रकार का विकारी शब्द है, तो क्यों ना इसी से डेफिनेशन की शुरुआत की जाए। चलिए करते हैं। वे विकारी शब्द, तो देखो आपने उसको एक एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया, आपने ये भी बता दिया कि भैया मुझे पता है कि क्रिया एक प्रकार का क्या है? विकारी शब्द। तो वे विकारी शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराए, होने या करने का क्या कराए? बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, या उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, या उसको पुछल्ले को मत लिखें। ठीक है, अब आप चाहें तो प्रकार बता दें। आपके पास एक लाइन है, रचना के आधार पर या मुख्यतः 2 अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये वाले बता दीजिए, सिर्फ प्रकार बता दीजिए। ठीक है, अब नो डाउट हमने कक्षा में या क्लास में इसके अलावा बहुत सारी प्रकार की क्रिया पढ़ी है, लेकिन स्पेस नहीं है तो हम इतना नहीं बताएंगे। अगर आपने प्रकार नहीं भी बताया, डायरेक्ट क्रिया के बाद डेफिनेशन लिखी है तो भी डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल लिखा है तो भी सही है, लेकिन अब स्पेस था तो हमने प्रकार बता दिया। और उसके बाद में आप बता दीजिए यहां पर उदाहरण क्रिया के, जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना आदि।
ठीक है, जो भी आपको एग्जाम्पल अच्छा लगता है आप बता दीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द में अंतर लिखिए। जब भी अंतर आते हैं, एक दो क्वेश्चन ही आएंगे अंतर के, तो वही एक फॉर्मेट मुझे अच्छा लगा टेबल वाला, नहीं लगता है तो दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए इसको, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए विलोम शब्द, दो दो लाइन के लिए। तो पर्यायवाची शब्द कैसे बता दोगे, 2 पॉइंट, जब एक शब्द के यहां पर क्या हो जाए, या ऐसा इसको और छोटा करें, जब अनेक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए या बोध दे, और छोटा हो गया, ठीक है। अब प्रकार 1, 2, 3 कौन कौन से, जल्दी बताएं, पूर्ण, अपूर्ण और पूर्णापूर्ण, ठीक है। अब उदाहरण नहीं आएगा क्योंकि आप वहां पर लिख ही नहीं सकते, स्पेस नहीं है, तो इतना ही रहने दीजिए। विलोम, जो विपरीत अर्थ का बोध कराए, विपरीत अर्थ का बोध भी नहीं, अर्थ दें, और छोटा करिए। प्रकार, अब भी देखा, जल्दी बताओ, पूर्ण विलोम, अपूर्ण विलोम। अब ये वाले लिख दीजिए क्योंकि आप यहां पर अब पूरे प्रकार नहीं लिख सकते। लेकिन मुझे पर्सनली ये पैटर्न उतना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मैसी सा लग रहा है, क्लीन नहीं दिख रहा है, और 3 अंतर भी नहीं आ पा रहा है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी अंतर के लिए 1 या 2 आने हैं, आपको पता है पैटर्न, आप वो टेबल फॉर्म में बताइए, ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है, ठीक है, रेदर देन ये। लेकिन नहीं आ रहे हैं आपको 3 अंतर, तो आप यहां पर इसको इसी फॉर्म में बता सकते हैं, साइड हेडिंग वाइज। गॉट इट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला क्या कहता है, देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए उत्पत्ति के। अब देखिए यहां पर अगर मेरे को आपको याद होगा तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहीं पर मिलते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं और कहीं पर मिलते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अगर आप चाहें तो इस बात को एक लाइन में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपके पास स्पेस बचा हुआ है, सॉरी, तो आप यहां पर जो 5वां प्रकार आएगा उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कि कई हिंदी विद्वान इसे 5वें प्रकार के रूप में नहीं मानते, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है। कौन कौन से प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे, फटाफट बता दीजिए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है वो है संकर शब्द। इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों है, क्योंकि संकर शब्द जो होता है इनमें से कोई 2 शब्दों के मेल से बनता है। उत्पत्ति मतलब क्या होता है, जो खुद से उत्पन्न हुआ है या मूल रूप से बना हुआ है। लेकिन संकर शब्द को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों है, क्योंकि ये थे, आपने इसको मिलाकर बनाया, तो ये उत्पन्न नहीं हुआ, क्या हुआ, व्युत्पन्न हुआ। यही रीजन जो हिंदी विद्वान है वो देते हैं, और कई लोग इसको उत्पत्ति के आधार पर प्रकार मानते भी हैं और कई लोग नहीं मानते। तो ये बात को आप यहाँ पर थोड़ा सा बताते तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। नहीं बताते तो 5 भी मान्य है, डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, 1 मिनट बच्चों, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां व उनके क्षेत्र लिखिए। कैसा लिखा आपने बताइए। अच्छा, बॉक्स बनाया और बॉक्स के बाद में लिख दिया होगा, लेकिन स्पेस इतना है, बॉक्स में कितनी बोलियां लिखी होंगी, 1 या 2, बस मुश्किल से 3, ठीक है, या फिर साइड हेडिंग वाइज भी लिखी होगी तो इतनी, ठीक है। एक और रिप्रेजेंटेशन है, क्यों ना हिंदी में ज्योग्राफी की कुछ कला को अपनाया जाए। कैसे, देखते हैं। देखिए, एमपी का बकायदा बना दीजिए मैप, क्योंकि पूछा है काय का, मध्य प्रदेश का, छोटू सा बिल्कुल, ठीक है, इतने में आराम से बनेगा। और
यहां पर मैपिंग कर दीजिए, नहीं करना है, बगल का पूरा स्पेस खाली है तो एक डॉट लगाया, यहां पर लिख दिया ब्रज, यहां पर बता दिया डॉट लगाकर बुंदेली, नहीं लग रहा है अच्छा, मैप के अंदर ही बता दीजिए, यहां पर बता दिया क्या, बघेली, क्षेत्र ऑटोमेटिकली मैप में आ रहा है, यहां पर बता दिया क्या, गोंडी, यहां पर बता दिया क्या, मालवी, ठीक है, निमाड़ वाले एरिया में क्या बता दिया, निमाड़ी, तो जहां पर और भी जो भाषाएं हैं आप मैप में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपने देखा यहां पर कि मैपिंग अगर आपने कर दी तो हिंदी के अंदर भी मैपिंग जब आप शो कर देते हो तो ये बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। और कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हिंदी के अंदर आप मैप नहीं बना सकते, अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने संज्ञा सर्वनाम जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द में भी अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा बता दे रही हूं। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, इनकी संख्या 4। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, 4। तो आपको यहीं पर लिखना था फर्स्ट पॉइंट, जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, नहीं होते, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, मत लिखिए, ठीक है। अब कितने हैं प्रकार, देखिए इसको लेकर भी अलग अलग प्रकार मिलते हैं, सॉरी इसको लेकर भी, लेकिन मुख्यतः इसके 4 ही प्रकार हैं। कौन कौन से, अगर आप देखें तो ये 4 प्रकार के, यहां पर क्या लिख दीजिए, नाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, विकारी शब्द किसे कहते हैं प्रकार के साथ में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। अंतर लिखने का पैटर्न अगेन मैंने बता दिया, आप इसको बकायदा बनाइए बॉक्स में और यहां पर उसको लिख दीजिए, 1 या 2 बॉक्स, जैसा भी मैंने आपको बताया। कैसे लिखेंगे यहां पर, अगर आप बात करो तो यहां पर आप क्रमांक लिख के जो भी आपका अंतर है वो बता देंगे। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। अगर मैं बात करूं राष्ट्रभाषा किस लेवल पर बता रहे हो आप, संविधान में उल्लेखित है या नहीं, या पहला आप डेफिनेशन ही बता दीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, या प्रयोग जो भी आप बताना चाहते हैं, बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग या बहुसंख्यक लोगों में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम, ठीक है। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में, अभी मैंने बॉक्स यहां बना लिया, ये फर्स्ट वाले बॉक्स को आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। उल्लेख संविधान में है राष्ट्रभाषा जो भी था, और राजभाषा का उल्लेख है, राष्ट्रभाषा का नहीं है। आपने जो भी ऊपर नीचे क्रम किया होगा वो आप अपने हिसाब से बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस मत लगाइएगा, इसमें मतलब इसमें साफ साफ लिख दीजिएगा, संविधान में उल्लेख नहीं है, किसका नहीं है, तो राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। दूसरा यहां पर पॉइंट बता दीजिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर क्या पॉइंट बता देंगे, जो भी आपको विशेषता से लेकर महत्व को लेकर जो भी एक यूनिक पॉइंट लगता है आप उसमें बता दीजिए। चाहे तो आप उसके आर्टिकल्स से रिलेटेड बता दीजिए, अनुसूची से रिलेटेड बता दीजिए, कोई भी एक विशेषता आप वहां पर रख देंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर में। नहीं आता है, 3 पॉइंट नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, हटाइए इस चीज को, साइड हेडिंग लिखिए राष्ट्रभाषा, साइड हेडिंग लिखिए राजभाषा, ये मैंने बता दिया है। तो अगेन सेम पैटर्न जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग थे, टॉपिक अलग था, तो आपको समझ में आया होगा इसका प्रारूप। गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, बॉक्स फॉर्म में हमको रिप्रेजेंटेशन है, तो जैसा सेम पिछले वीडियो में हमने देखा वो वैसा ही जाएगा, बस थोड़ा सा अलग आप कैसे कर सकते हैं। जैसे लिखा है पहला प्रश्न, अपथ्य तथा अपथ्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो प्रेजेंटेशन, अगर आप चाहें तो इस बॉक्स को हाफ में लिख दीजिए और एक बार अपथ्य का लिख दीजिए यहां पर और एक बार अपथ्य का लिख दीजिए। तो अपथ्य मतलब अगर आप देखेंगे तो संतान और अपथ्य मतलब परहेज। तो एक तरफ लिख दीजिए जो फर्स्ट लिखा है अपथ्य मतलब संतान और एक तरफ लिख दीजिए परहेज। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बॉक्स थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या कर दीजिए, साइड हेडिंग लिख दीजिए अपथ्य और उसके बराबर लिख दीजिए संतान, साइड हेडिंग लिख दीजिए अपथ्य और उसके बराबर लिख दीजिए यहां पर क्या, परहेज। ये भी आप कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे। ठीक है, साइड हेडिंग। अगर ये ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा है तो जैसे ये शब्द पहले दिया है तो आप इसको दो बॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इस शब्द को यहां, इस शब्द के लिए, सेकंड शब्द के लिए यहां पर, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन यहां पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है ईशत का विलोम। पहले तो ये बताइए मुझे, ईशत मतलब क्या होता है? ईशत मतलब होता है कमी या कम, तो ईशत का विलोम यहां पर क्या होता है, ज्यादा। मतलब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या? अलम। क्या होगा यहां पर? अलम। ईशत का विलोम क्या आ जाएगा? अलम। ठीक है, कोई अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, एक शब्द लिखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट पर्याय बोलता है अचल के 3 पर्यायवाची लिखिए। आप बता दीजिए कौन कौन से। अच्छा, प्रश्न यहां पर भी लिखा है कौन कौन से अडिग, जो भी आपको 3 पर्यायवाची यहां पर, अचलज, अडिग, ऐसे जो भी आपको पर्यायवाची याद है आप वहां पर इस चीज को लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है आषाढ़ का तद्भव बताइए। आया हुआ प्रश्न आषाढ़ का तद्भव, तो यहां पर कुछ भी नहीं है, आषाढ़ का आषाढ़ ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका चेंज। यहां पर है आषाढ़, यहां पर है आषाढ़, है ना, इजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है खजूर का तत्सम बताइए, तो यहां पर खरजू, जो बिल्कुल उसी के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि पूछता है यहां पर चर्म और चरम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चर्म का तात्पर्य यहां पर होता है खाल और चरम का मतलब होता है अंतिम, जो आपको इजीली पता है, तो आप सिंपल लिख देंगे जैसा यहां पर है। चर्म का मतलब होता है क्या, खाल, और चरम का मतलब क्या होता है, अंतिम। ठीक है, जैसा भी आपको लगे। नेक्स्ट आता है एड़ी का विलोम, तो सिंपल लिख दीजिए यहां पर क्या, चोटी, एक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्राम का तद्भव, तो लिख दीजिए क्या, गांव। नेक्स्ट आता है घी का तत्सम, तो लिख दीजिए घृत। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूध के कोई 3 पर्यायवाची, तो आपने 5-6 पर्यायवाची दूध के याद किए हुए होंगे, तो इसमें से कोई भी 3 यहां पर लिख दीजिए, जैसे कि पायस, क्षीर, ये जो है ये दूध के यहां पर क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो बॉक्स फॉर्म में 2019 के बच्चों के लिए रिप्रेजेंटेशन किया है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई कलाकारी नहीं करना है बच्चों, एक शब्द दिया है, एक शब्द लिखिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे कुछ और मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहां पर ये तो हमारे वो टॉपिक थे, जैसे अगर आप बात करें, जैसे जो भी प्रश्न आपने यहां पर देखे या दिए हुए थे, जो हमने आपको क्वेश्चन में दिए थे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन और टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें यहां बता दूं कि आप इसके अंदर और कौन कौन से जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो आप जो भाषा वाला टॉपिक है बच्चों, उसको बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि विगत वर्षों में अभी जो प्रश्न आया था अगर आप उसको देखेंगे तो भाषा का वेटेज 2019 मतलब जो पुराना वाला सिलेबस है वहां पर है। नए वाले सिलेबस में के अकॉर्डिंगली भाषा के प्रश्न अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले आपको याद होगा 2014, 15, 16 में इनने मोस्ट इस टॉपिक को रिपीट किया है। तो इस प्रश्नों में अभी भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है और इतना बड़ा आपका लेंदी क्वेश्चन पेपर हो जाता तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे नहीं दे पाए।
नेक्स्ट जो भी सेशन होगा या ये जैसे ही खत्म होगा, अगर हम देखेंगे, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो एक और इसका सेकेंड पार्ट बना लेंगे जिसमें ये बाकी के रिमेनिंग टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं आपको भाषा को कैसे पढ़ना है। अगर आप देखें तो भाषा को आप दो सेक्शन में पढ़िएगा। एक तो आप पढ़िएगा भाषा का संविधान के पहले का, या संवैधानिक विकास वाला पढ़ लीजिए पहले। भाषा का पूरा आपको संवैधानिक विकास पढ़ना है। और एक पोर्शन आता है भाषा का साहित्यिक विकास, जो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है वहां पर मैं आपको इसके क्वेश्चन नेक्स्ट, शायद यही आपका टॉपिक है टेस्ट का, वो क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वाले पोर्शन पे थोड़ा कम ध्यान देना है। ये वाले क्वेश्चन पे केवल आप वन वर्ड पर जाइए, और ये वन वर्ड वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? ये वाले को आपको ज्यादा अच्छे से कवर करना है। ये वाले को कहां से कवर करेंगे तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी, ठीक है। लेकिन अभी 2019 के बच्चों के लिए उनने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बता दिया ये पोर्शन कवर करिए। मतलब इस पोर्शन में कहां से कहानी स्टार्ट होगी, 14 सितंबर 1949 या संविधान सभा से आप अपनी कहानी क्या करिए, स्टार्ट करिए कि संविधान सभा के प्रश्न ये मतलब सामने ये प्रश्न विचाराधीन था कि कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। सबको पता है ये कहानी। फिर बहुमत से निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को हम राजभाषा बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमने राजभाषा तो बनाया, हुआ तो ऐसा 14 सितंबर 1949 को, मतलब इसलिए तो हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हमने कार्य करना चालू नहीं किया। 15 सालों तक हम अंग्रेजी में काम करते रहे। फिर उसके पहले हमने राजभाषा परिनियमावली 1967 बनाया, अधिनियम बनाया, 63 में कुछ किया, द्विभाषा नीति लाई, त्रिभाषा सूत्र लाया, 1976 का अधिनियम लाया, राजभाषा परिनियमावली 1976 में वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग के राज्यों को बांटा। याद आ रही है ये सारी चीजें? ये पोर्शन यहां आएगा। उसके बाद हमने इस पे संशोधन किया, फिर 87 का अधिनियम आया। तो ये पूरे जो अधिनियम वाली कहानी है वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो इसके संवैधानिक प्रावधान है, मतलब अनुसूची 8 यहां पर आपको अच्छे से करनी है। उसकी भाषाएं, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, क्या वर्तमान में अभी कोई भाषा है जो 23वीं भाषा के रूप में जोड़ने के बारे में बात चल रहा है, तो उसको करंट अफेयर से भी अपडेट करिए आप। गॉट इट? तो ये सारे पोर्शन आपको यहां पर कवर करना है। इसके अलावा भाषा के बहुत सारे प्रकार, जैसे कैसे प्रकारों की बात करूं मैं, तो बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं, अमानक भाषा किसे कहते हैं, सांस्कृतिक भाषा किसे कहते हैं, ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी भाषाएं। तो आप ये समझ गए होंगे यहां पर कि ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहां आपको वर्क करना है तो 1850 के बाद ज्यादा वर्क करिएगा। इसके पहले आप केवल वन वर्ड्स पढ़ लीजिएगा। 1850 मतलब जहां से आपकी हिंदी की कहानी चालू होती है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से। तो 1850 के बाद अगर आप यहां से चालू करेंगे तो वो वाले पोर्शन को थोड़ा सा पढ़िएगा ज्यादा अच्छे से। इसके पहले की कहानी केवल वन वर्ड में कवर करिएगा। गॉट इट? क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है, ये इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो इसके क्वेश्चन तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखने को मिलेंगे। इसके क्वेश्चन आपने इस टॉपिक में थोड़े बहुत भाषा, राजभाषा में अंतर, बोली में अंतर देखे, ठीक है। अब इसमें यह भी आएगा कि पहली राजभाषा समिति कौन सी थी, पहला राजभाषा आयोग कौन सा था, ये सारे पोर्शन। तो आपने आज के टॉपिक से क्या नया सीखा और क्या आपको ये क्लास कुछ लग रही है वर्थ, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी आ रही है, आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ही, आपके सिलेक्शन के लिए ही बनाई गई है। तो धन्यवाद, बने रहिए रुचिधर्मन पाठशाला के साथ में और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा और आयाम दीजिए। कीप योर फायर अलाइव, अपने अंदर की आग को जिंदा रखें।